नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। कल रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज जो राजनीतिक घटनाक्रम मुख्य रहा है वो ये है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके चाचा हैं, उनके घर जाकर के भेंट की है। और लंबे समय से जो असमंजस की स्थिति चल रही थी सपा और प्रसपा में गठबंधन को लेकर के, चाचा और भतीजे के बीच मिलन को लेकर के, वो असमंजस की स्थिति लगभग समाप्त हो गई है। और लगभग 40 मिनट की भेंट के बाद में अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट करके इस मुलाकात की जानकारी दी है और गठबंधन की ओर संकेत किया है। और जो मुलाकात हुई है उसको लेकर के सपा और प्रसपा दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश और उत्साह है। लोग उम्मीद लगाए हैं, लेकिन इसके पीछे के जो घटनाक्रम है उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि शिवपाल सिंह यादव पिछले काफी दिन से कहते रहे कि हमारी पहली वरीयता समाजवादी पार्टी है, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कोई रिस्पांस उसका नहीं आ रहा था। बार बार जब पत्रकार उनसे पूछते थे तब भी वो घुमा फिरा के बात जवाब देते थे। अभी जौनपुर में जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने राजभर साहब की ओर संकेत करके कह दिया कि ये हमारे चाचा हैं। तो कुल मिलाकर के उनकी ओर से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था, लेकिन आज अचानक घटनाक्रम बदला और शिवपाल सिंह यादव के घर पहुंचे अखिलेश यादव। और पार्टी के जो संरक्षक हैं, शिवपाल सिंह यादव के भाई हैं अखिलेश यादव जी के पिता हैं, मुलायम सिंह यादव संरक्षक की भूमिका में रहे, जो उनकी भूमिका है। और जो लोग विक्रमादित्य का भूगोल जानते हैं, जो वहाँ की स्थिति है, लोकेशन है, उसे जानते हैं, उन्हें ये पता होगा कि जो आवास हैं मुलायम सिंह यादव के, शिवपाल सिंह यादव के और समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, उस दोनों के बीच में 100-200 मीटर से ज्यादा की दूरी नहीं है। लेकिन पिछले जो 3-4 साल बीते हैं उनमें ये दूरी बहुत अधिक हो गई थी। मुलाकात का नाम नहीं ले रहे थे लोग, दोनों नेता। और इसके बाद में आज अचानक ये घटनाक्रम बदलता है, बनता है। इसके पीछे एक बात तो साफ तौर पे ये मानी जानी चाहिए कि अखिलेश यादव जब छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, उनके साथ लेकर चल रहे हैं, पूरा सम्मान दे रहे हैं, उन्हें पूरा मौका दे रहे हैं, अपनी रथ यात्राओं में उन्हें पूरा मौका दे रहे हैं, तो ये बात अखिलेश यादव ने अब पूरी तरह से तय कर ली है कि भाजपा को सरकार से हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कहीं अगर गुंजाइश है तो वो कदम अभी वो तैयारी अभी वो करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी के तहत आज का ये घटनाक्रम बदला है। और इसके बाद में गठबंधन को लेकर के उन्होंने खुद ट्वीट किया है। जो अंदर की खबरें हैं उनमें ये जानकारी आ रही है कि शिवपाल सिंह यादव की ओर से 10 सीटें मांगी गई हैं, अखिलेश यादव 5 सीटें देने को तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात बनने वाली है, इसीलिए अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं जो बीच का रास्ता है वो निकल जाएगा। तो हम आज इसी मुलाकात को लेकर के, आज इसी घटनाक्रम को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। और निश्चित रूप से काफी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है कि लग रहा है जो स्थितियां बन रही हैं कि उसमें जो समाजवादी पार्टी है वो ही एक बड़ी चुनौती भाजपा के लिए, सरकार के लिए बनती जा रही है। तो उसमें आज का ये जो घटनाक्रम है, क्या वो उससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ेंगी, सपा सरकार बनाने की ओर और अधिक आसानी से सरकार बनाने की ओर बढ़ेगी? यही सारे बिंदु आज की चर्चा के रहेंगे और इन्हीं सारी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आज बड़ा पैनल जुड़ा है हम के साथ में। भारतीय जनता पार्टी से आलोक बिहारी शुक्ला जी हैं और युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री शशांक मिश्रा जी हैं, शशांक शेखर मिश्रा जी। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं और शशांक मिश्रा जी हैं। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं।
वरुण त्रिपाठी हैं और वीरेंद्र मिश्रा जी हैं, और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से मुख्तार अहमद कैनी साहब हैं जो पिछली बार छोड़ते रहे। तो आज की चर्चा यही शुरुआत करते हैं कि क्या जो स्थितियां लग रही हैं उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो परिवार में दूरी की बात कर रहे थे, भाजपा के लोग बार बार ये टिप्पणी करते थे कि छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन चाचा भतीजे के बीच की दूरी बनी हुई है। लेकिन शिवपाल सिंह यादव को कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं बात बनेगी, इसीलिए यहाँ फरुखाबाद भी आए थे जब सितंबर अक्टूबर में। उस समय भी वो कहे नहीं बात बन जाएगी और संकेत इस बात के मिल जाएंगे। तो शिवपाल सिंह इधर उन्होंने अपनी रथ यात्रा शुरू की थी, और रथ यात्रा शुरू करने के बाद में 22 नवंबर को मिलने की बात थी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर। जब उस दिन मुलाकात नहीं हुई तो शिवपाल सिंह ने अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन तब से 22 नवंबर के बाद से जो भी दिन गुजरे हैं, उसमें 20-22 दिन गुजरे हैं, उसमें शिवपाल सिंह बिल्कुल अलग थलग थे, घर पर थे, कहीं मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, कहीं कोई बयान नहीं दे रहे थे, और उन्हें लग रहा था, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं उनकी बात भतीजे से बन जाएगी, अखिलेश यादव से। और वो घटनाक्रम आज बदला, उसके बाद में स्थिति आई। तो यही सारी चीजें हैं जो आप सबकी जानकारी के लिए हैं, मेरे दर्शकों की जानकारी के लिए है, और यहीं से आज की चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं। मुख्तार अहमद कैनी साहब, बड़ा जश्न मन रहे हैं आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। आपसे ही शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की, कि क्या लग रहा है कि अब स्थितियां अच्छी बन जाएंगी और सरकार को उखाड़ने की जो बात है, 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की जो बात है, उस ओर रास्ते और आसान हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रास्ते भाई और आसान होंगे। और आज बहुत बड़ा दिन है, परिवार में जो दूरियां थी वो दूर हुई हैं और परिवार मिला है। एक बात कही है कि शिवपाल जी ने 10 मांगी, अखिलेश जी 5 पर विचार कर रहे हैं। शेखर भाई, यहाँ 5 और 10 का सवाल नहीं है, सवाल है दोनों को मिलने का। केवल एक मकसद है, भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में सत्ता से बाहर करने का। अब परिवार के लोग एक हुए हैं, अब विचार 5 और 10 सीटों का नहीं है। कृष्णा जी, आप भी सब समझ रहे हैं मेरी बात। अब विचार इस बात पे होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कैसे रोका जाए। जहां जितनी सीट की जरूरत पड़ेगी, वो चाहे कम हो या ज्यादा, वही दोनों बैठ के फैसला करेंगे। पहला फैसला इनका सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना, और एक ये बड़ा काम हुआ है, आप ये 5 और 10 सीटों का कर दीजिए। क्या होगा, कैसे होगा, ये अब आगे रणनीति देखिए क्या होना है। बिल्कुल आज एक बड़ा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। समाजवादी पार्टी का जो ऐलान है, तो जो त्रिसभा का ऐलान है, तो सत्ता बनेगी उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और सरकार बनने के लिए अब किसको कितनी सीट की जरूरत है, चाचा भतीजे जोड़ेंगे, बैठेंगे, यही है बस। अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, इब्तदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। बात यहाँ पे केवल जो है वो सत्ता पक्ष को हटाने की नहीं, बात यहाँ पे एक सरकार को बदल करके दूसरी सरकार लाने की नहीं। बात तो इस वक्त के ऊपर है कि ये सरकार जिस तरीके से इस वक्त के ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, प्रजातंत्र की हिफाजत की लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है वो आज हम कह रहे हैं फिर से, और ये लड़ाई है मानसिक और आर्थिक गुलामी से आजादी दिलाने। एक लड़ाई हुई थी उस वक्त के ऊपर, 1947 के पहले का वाक्य लीजिए, और एक लड़ाई अब लड़ी जा रही है। उस वक्त के ऊपर हम गुलाम थे, आज हमको मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का, पूरे के पूरे सिकंजे में जकड़ लेने का पूरा प्रयास हो चुका है। तो अब ये लड़ाई हो रही है, और जब एक पावन लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, जब एक जो है वो अपने जन आंदोलन की तरह से जो एक लड़ाई जो शुरू हुई है दोबारा आजादी की, हम उसमें सहभागी बन रहे हैं, तो
बाकी चीजें गौड़ हो जाती हैं। समान विचारधारा के लोग, जुल्म और जाति और अन्याय के खिलाफ लोग, जहाँ पे प्रजातंत्र की हत्या करने वाले लोग एक तरफ हों, जहाँ पे संविधान की हत्या करने वाले लोग एक तरफ हों, जहाँ जनता के साथ खिलवाड़ करने वाले एक तरफ हों, और हमको मानसिक और आर्थिक रूप से कैसे गुलाम बना रहे हैं आप बेहतर जानते हैं। ये आपका चैनल है, मैं आपको बधाई देता हूँ कि जो इस वक्त के ऊपर साहस के साथ में आवाज उठा रहा है, वरना 37 चैनल जो हैं, हम दो और हमारे दो के हाथ बिके हुए चैनल चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो मानसिक रूप से गुलाम बनाने कर रहे हैं। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, पावन लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए बाकी चीजें गौर हैं। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। वरुण त्रिपाठी जी भाई साहब, देखिए जिस तरीके से अखिलेश जी आज अपने चाचा जी से साहब मिलने पहुंचे, तो साहब बहुत वेट एंड वॉच की कंडीशन में रही सपा। उसके बाद कई बार शिवपाल सिंह जी ने भी साहब अल्टीमेटम दिया। तो अखिलेश यादव चलिए देर आए दुरुस्त आए, ये उनकी अपनी पार्टी का मामला है, और दो पार्टियां कहीं ना कहीं घर से ही टूट के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का निर्माण किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में साहब मतभेद था। तो आप देखिए घर वापसी हुई है, और मिलने से कार्यकर्ता एक हो जाएंगे, ये भी एक प्रश्न है। और कभी उस विषय पे साहब ये कह देना कि साहब दोनों पार्टी के साथ कार्यकर्ता एक हो गए, पूरी दमदारी और निष्ठा से साथ चुनाव लड़ाएंगे। तमाम ऐसी घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखी, पंचायत के साथ चुनाव हो और छोटे मोटे चुनाव हो, तो साहब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और सपा के कार्यकर्ताओं में कई जगह साहब गुटबाजी साहब देखने को मिली, जिसका सीधा जीता जागता उदाहरण अपने यहाँ फरुखाबाद रहा जिला पंचायत के चुनाव में। तो साहब पूरे प्रदेश में प्रत्याशी तैयार किए थे शिवपाल सिंह जी ने, उन प्रत्याशियों का साहब क्या होगा, इस पे भी एक साहब प्रश्न चिन्ह है। और जिन प्रत्याशियों ने पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में जाने का साहब निर्णय लिया था, ये माननीय शिवपाल सिंह जी का ही निर्णय था कि साहब हम पूरे प्रदेश में साहब प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे। तो तमाम ऐसे पेच हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं साहब, जिनका अभी जवाब देना बाकी है। और दूसरी चीज, अभी मिलन तो हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पे कितना मिलन हुआ, ये भविष्य की गर्त में छिपा हुआ प्रश्न है। तो 2022 के बाद हमें आपको देखने को साहब मिलेगा। लेकिन चलिए, अखिलेश जी जुगे, अच्छी बात है, परिवार का मिलन होना चाहिए। वीरेंद्र मिश्रा जी, बड़ा अच्छा विषय लिया है आपने। और आज अखिलेश जी अपने चाचा से मिले हैं, तो ये ठीक है, विषय है, अच्छा है, लेकिन ये कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम नहीं लिया जा सकता। आज को ये इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं मानते, क्योंकि कोई चाचा हैं, वो तो मिलते रहेंगे, और आज भी मिले हैं और आगे मिलते रहेंगे। लेकिन विषय दूसरा है। दूसरा ये है कि आज सत्ता गंवाने के बाद हम ये लोग जो है जनता के बीच में कितने गए हैं, कितना उन्होंने सामाजिक मुद्दे उठाए हैं, कितने राजनीतिक मुद्दे उठाए हैं, और सत्ता के खिलाफ कितना बोले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा अपना मानना ये है कि जिस गुंडागर्दी के कारण, इस अराजकता के कारण समाजवादी पार्टी की सत्ता खोई थी, उसमें कोई बदलाव की देखने की स्थिति नहीं है। जो हालात पहले थे वही हालात आज हैं। ये बसपा, सपा, भाजपा एक मानसिकता की विचारधारा में रहने वाले लोग हैं, और अगर उन्होंने विकास किया होता तो ये सत्ता से हटकी जाए, सत्ता उनके पास से क्यों चली जाती। और ये सत्ता से हटे हैं, और पूरा कांग्रेस ने पूरे जो कार्यकाल में 5 साल होने जा रहे हैं, सारे मुद्दों पर दमदार से सारे मुद्दों को उठाया है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे संसद के अंदर, चाहे जीएसटी के मुद्दे उठाए गए तो समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया। जब नोटबंदी की बात आई थी तो समाजवादी पार्टी विपक्ष के साथ नहीं खड़ी हुई थी। जब किसान आंदोलन लगातार हो रहे हैं और होते रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार का सहयोग नहीं दिया है। और आगरा का घटना हुई, हाथरस की घटना हुई, उसे लड़की बेटी को रात में जला दिया गया, और रात उसको जो है कार्य घटनाएं हुई, वहां भी समाजवादी पार्टी के लोग नहीं पहुंचे हैं। तो मुख्य मुद्दा ये है कि चाचा मिले या भतीजे मिले, ये कोई खास बात नहीं है। मूल मुद्दा ये है कि हम ये लोग जो है 5 साल जो है क्या करते रहे हैं,
5 साल इन्होंने जो है जनता से बीच में कितने गए हैं, जनता के मुद्दे कितने उठाए हैं, हम समझते हैं ये समाजवादी पार्टी इसमें 0 स्तर पर जो है अंक पाएगी। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने पूरे कार्यकाल में सारे मुद्दों को उठाया है, चाहे महंगाई हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे सीमा पे सीमा के सैनिकों की बात हो, पूरे संसद में, पूरे जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने मुद्दे को उठाए हैं। तो मैं समझता हूँ ये मिलन जो है कोई प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं विषय है। और कांग्रेस सत्ता में आएगी, कांग्रेस किसी संगठन नहीं करना चाहती है, पूरे कांग्रेस पूरे अकेले दम पर जो है पूरा जी 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 विवेक जी, कांग्रेस पूरा चाहती है। ठीक है विवेक जी। जी शेखर साहब, ये बात मिलन की जो है, ये चूंकि सत्ता चुनाव नजदीक है तो ये सिर्फ खेल सत्ता के लिए चल रहा है। जनता के मुद्दे तो यहाँ पे है ही नहीं, कोई सत्ता का खेल चल रहा है। और जो ये मिलन की आप बात कर रहे हैं, ये अवसरवादिता का मिलन है। ये तत्कालिक रूप से भले मिल जाए, लेकिन ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं इनका मिलन है। ये सत्ता अगर हासिल हो भी जाती है तो उसके बाद ये मिलन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा आप देखेंगे पीछे जाके कि आज भी शिवपाल जी ने माननीय मुलायम सिंह जी के साथ कंधे में कंधा लगा के इस पार्टी को खड़ा किया। उनको पूरी उम्मीद थी कि शायद मुलायम सिंह जी के बाद सत्ता या पार्टी उनकी कमान उनको मिलेगी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कमान उनको न देके अपने बेटे को दी, तो ये उनके चाचा शिवपाल के अंदर एक टीस जरूर रहेगी, जिस टीस को दूर कर पाना बहुत मुश्किल है। ये अलग बात है कि आज तत्कालिक जरूरत को देख के एक अवसर है चुनाव सत्ता पाने के लिए, वो ये मिलन हो गया हो, लेकिन इस मिलन के कोई भी इसका सैद्धांतिक रूप इसका कोई नहीं है। ये दूसरी बात, ये आज 5 सालों में इन्होंने क्या किया? 5 सालों में ना भाजपा के खिलाफ ये मुखर होके बोले, ना इन्होंने सड़कों पे संघर्ष किया, प्रेस नोट की राजनीति करते रहे। तो आज जनता ये भी देख रही है और ये बात तय है, आप कहीं न कहीं से देखें अगर, तो जिन बातों को भाजपा विरोध करती थी सपा के शासन काल में, करीब करीब भाजपा ने भी वही सब काम किए। चाहे वो अवैध खनन को लेके हो या कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेके हो, तो कहीं न कहीं से ये दोनों पार्टियों का कोई जनता सब देख चुकी है भी है। इसलिए जनता अब एक तीसरे विकल्प के रूप में कांग्रेस की तरफ देख रही है, और कांग्रेस ने इसीलिए अपनी प्रतिज्ञाओं को जनता के बीच में रखा है। और सबसे ज्यादा जो इन 10 सालों में अगर कोई वर्ग सबसे ज्यादा अगर परेशान रहा है, जिसके ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी होती है और बाहर भी देखना होता है, परिवार चलाना होता है, वो है महिला। सबसे ज्यादा आज उसने पीड़ा झेली है। इसलिए कांग्रेस ने इन बातों को समझ के पहली बार देश में एक महिलाओं के लिए अलग से एक घोषणा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र लाई है, जिसको कल रिलीज किया जाएगा हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होके, और उसमें महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, स्वावलंबन के लिए, ये सब बातें उसमें अलग अलग मुद्दों पे बात कही गई हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आप बता रहे हैं मिलन, ये मिलन केवल एक चुनावी अवसरवादिता का मिलन है और ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। और चाचा की जो टीस है, वो टीस को कोई भी दूर नहीं कर सकता है, और वो टीस उनकी बिल्कुल जायज है। आज जिस पार्टी को खून पसीने से मिला के मुलायम सिंह जी से ज्यादा कहीं संघर्ष शिवपाल जी ने किया इस पार्टी को खड़ा करने के लिए, आज उनका हक पार्टी पे पहले था, वो उनका हक छीना गया है। इस चीज को वो शिवपाल जी कभी नहीं भूल सकते हैं। ये अलग बात है कि आज सत्ता के लिए वो तत्कालिक तौर पे एक हो जाए। सुशांत मिश्रा जी, शेखर भाई साहब, आज का जो दिन है वो समाजवादी साथियों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा है। इसी दिन का समाजवादी साथी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आदरणीय शिवपाल सिंह जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के बीच वार्ता हो, और दोनों लोग क्योंकि समान विचारधारा के हैं, चाचा भतीजे भी हैं, और दोनों लोग एक साथ आ जाएं। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज संविधान की हत्या कर दी है, उसी को देखते हुए आज ये चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है,
इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा है कि वो छोटे दलों को साथ लेकर चलेंगे जो उनकी विचारधारा के हैं। इसी क्रम में आज हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह जी से मिले, क्योंकि शिवपाल सिंह जी का भी कई दशकों का राजनीतिक कैरियर रहा है और उनके पास एक लंबा अनुभव है। उस लंबे अनुभव को अगर दोनों लोग साथ लेकर चलते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को हटाने में एक बड़ी सहूलियत इन लोगों को मिल जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का तो समय लगभग समाप्त हो ही गया है, इसीलिए गठबंधन हुआ है। शशांक मिश्रा, तो ये चाचा का मुद्दा है, आवाज नहीं आ रही। ये हो गया है कि कोई मिला बउआ मिल गए थे, कांग्रेस सबने मिलकर चला था, मगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था। तो इनका जो मिलन हो रहा है चाचा भतीजे का, इस मिलन से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जनता समझ चुकी है कि इन दोनों मिलन से जो घटनाएं थी, जो समाजवादी पार्टी का चेहरा था, असली में एक लिस्ट अखिलेश की अगर समाजवादी पार्टी में आता तो जो है घटनाएं कम होती, तो क्या था कि अब ये डबल हो जाएंगी फिर से। और दूसरी बात है कि इससे ये नहीं कह सकते कि समाजवादी परिवार कोई बड़ा हो गया है, क्योंकि अगर हम कहें कि 100 गज का मकान है और उसमें 2 टुकड़े हो जाएं, 50-50 गज के अलग हो जाएं, और बाद में वही 50-50 गज के मकान जब मिल जाएं तो वो 100 गज था 100 गज ही तो रहेगा। ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी का परिवार बड़ा हो गया। उनका नाम है जो कहीं पर भी जो है साकार नहीं है। समाजवादी पार्टी का असली चेहरा समाज के सामने है। एक रामगोपाल यादव जी, शिवपाल यादव जी, तेज प्रताप जी, अखिलेश यादव जी, सब एक ही परिवार के, यही सब सत्ता संभालेंगे, सब अपनी पार्टी के लिए इन्हीं का परिवार समाजवादी पार्टी को चलाने वाला है। तो इनकी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी तो होना नहीं चाहिए। नहीं, ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। और समाज से पहले से बाकी कैसे, जब चाचा और भतीजे की सरकार, जब चाचा भतीजे एक थे और की सरकार थी, किस प्रकार उत्तर प्रदेश में दुर्गम स्थिति, इसको समाज बहुत पहले से जान चुका है। तो ना तो समाज के ऊपर इनके गठबंधन का प्रभाव पड़ने वाला है और ना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हालांकि सभी लोगों ने, जिन्होंने अभी हमसे पहले बोला, सबने माना कि भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पक्ष है और भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बना रही है। तो वो अलग बात है कि अपने मन को खुश करने के लिए सब लोग कह रहे हैं कि गठबंधन हो जाएगा, गठबंधन हो, हम तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से तो ये इनकी धारणा हो सकती है कि रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। आलोक जी। हाँ शेखर भाई, वैसे तो इनका ये अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी चूंकि हमें भी अपना पक्ष रखना है, पूरे घटनाक्रम को अगर आप इसके फ्लैशबैक में जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, तो आपको ये पूरी परिस्थिति का भान हो जाएगा। आप ये देखिए कि जब ये प्रगतिशील गठबंधन बना, क्यों बना? अखिलेश जी ने क्यों शिवपाल को बाहर का रास्ता दिखाया? क्यों अपने चेहरे को साफ करने का प्रयास किया? क्योंकि उनको पता लग गया था कि प्रदेश की जनता शिवपाल के चेहरे को पसंद नहीं करती है, क्योंकि इनका चेहरा आकंठ भ्रष्टाचार और अराजकता से लिप्त है। तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की छवि को अच्छा करने के लिए इन सबसे किनारा अखिलेश जी ने किया। उसके बाद चुनाव लड़ा, लेकिन मामला फिर भी नहीं सुधरा।
अब प्रदेश की जनता देख रही है कि ये जो अराजकता का जो माहौल है ये पुनः व्याप्त होगा, क्योंकि शिवपाल जी और अखिलेश जी पुनः एक हो रहे हैं। तो वो जो चेहरे की जो चमक है, अब वो हमें तो ऐसा लगता है कि इनके मिलने से समाजवादी पार्टी की स्थिति और खराब होगी, मजबूत नहीं होगी। क्योंकि समाज के अंदर एक धारणा ये विकसित हुई थी कि अखिलेश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, युवा हैं, नए हैं, थोड़ा ईमानदारी से काम करेंगे। अखिलेश के साथ जो इनके चाचा जी हैं, इन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया था मुलायम सिंह की सरकार में, अगर ये अलग रहेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। अब ये दोनों मिल रहे हैं तो जनता अवश्य विचार करेगी। और दूसरी बात ये कि अभी तो मैं देख रहा था प्रगतिशील गठबंधन के जो साथी टेनी भाई साहब जी जो थे, कैसे व्यक्ति का चरित्र बदलता है, कैसे भाव बदलते हैं, भंगिमाएं बदलती हैं, कैसे सरेंडर करता है। तुम्हें कैसे लगे? ऐसा लगता है कि हम सब लोग राजनीतिक जीवन में हैं, ये बात सही है, लेकिन हमारे सिद्धांत होते हैं, हमारी मर्यादाएं होती हैं, इनको बदलने में टाइम लगता है। और आपने कहा कि समान विचारधारा के, तो या तो शिवपाल जो अराजक विचारधारा के थे, हल्ला बोल विचारधारा के थे, क्या अखिलेश उसी विचारधारा पर चलेंगे? प्रदेश की जनता इस पर विचार करेगी। क्या ये दोनों का सरेंडर हुआ है उस विचारधारा को लेकर के? जैसा कि अभी हमारे साथी मिश्रा जी कह रहे थे कि दोनों की समान विचारधाराएं हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर अब इकट्ठे हुए हैं, तो ये दोनों की समान विचारधाराएं कौन सी हैं? हल्ला बोल की विचारधारा, थूको अभियान की विचारधारा, अराजकता की विचारधारा। आप देखिए हल्ला बोल क्या था, पूरा अराजकता का एक माहौल खड़ा किया गया। तो अब प्रदेश की जनता और सतर्क हो रही है कि ये तो फिर अराजकता का माहौल व्याप्त करना चाहेंगे। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि इनकी स्थिति और खराब होने वाली। रही बात चुनौती की, हमने आज से करीब 25-30 दिन पहले की डिबेट में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है, चुनौती इनके आपस में ही विकसित हो रही है। क्योंकि ये स्वार्थ के जो गठबंधन होते हैं, ये स्वयं में अपनी एक चुनौती होते हैं कि ये जो स्वार्थ के जो गठबंधन होते हैं, ये जब इनके स्वार्थ आपस में टकराएंगे तो इनको एक कर पाना, इनमें सामंजस्य बिठा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और सरकार ऐसे हाथों में प्रदेश की जनता अब सौंपने वाली नहीं है, क्योंकि जानती है कि ये सब उस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अगर ये सत्ता में आए तो प्रदेश को पुनः पीछे धकेलने का काम करेंगे। और दूसरी बात, जिन्नावादी संस्कृति को विकसित करने का प्रयास दम्भ भर रहे हैं। इंतजार कर रहा था जिन्नावादी संस्कृति। आप कह रहे हैं कि हम मंदिर जो बन रहा है, राम का भव्य मंदिर बन रहा, अगर हमारी सत्ता आई तो हम उसी जगह पर मस्जिद का निर्माण करेंगे। क्या प्रदेश की जनता नहीं इन बातों को सुन रही? प्रदेश की जनता सुन रही है, समझ रही है। इस पूरे अराजकता से भरी हुई पार्टी को सत्ता सौंपने नहीं जा रही। आप निश्चिंत रहिए, हम बहुत अच्छे तरीके से पुनः सत्ता में वापसी करेंगे। ठीक है साहब, शुरू करिए। अनिल। हाँ भाई साहब, बड़ा सबकी लंबी बातें आ गई, बस 2 मिनट लूंगा, संक्षेप में हर एक के एक का जवाब आ जाए। देखिए, भाजपा तक तो विकल्प मानने लगी है सपा को। कहीं लाल टोपी का बयान प्रधानमंत्री का आ जाता है, और बयान आ जाता है, आम जनता भी विकल्प मान रही है। और एक किस्सा मैं सुना दूं जो बाकी और लोगों की क्या स्थिति हो रही है। 5 सवार घोड़े के ऊपर दिल्ली जा रहे थे। एक छठा सवार भी जो है अपने पीछे से खच्चर पे जा रहा था। एक जगह जो है सबने विश्राम करा, कुछ लोग उधर से निकल रहे थे। लोगों ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो वो छठा सवार बोला, हम 6 लोग दिल्ली जा रहे हैं, हम 6 लोग दिल्ली जा रहे हैं। स्थितियां तो जो है ये होती जा रही हैं। एक एक करके जवाब ले लीजिए भाई। हमारे मिश्रा जी ने कहा कि स्वीकार करने लगे हैं, और सत्ता जो है वो अगर मिल भी जाती है तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अरे भाई, ज्यादा दिन चलेगी कि नहीं चलेगी, ये बात तो विवेक की बात की होती है ना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कन्नौज के लोग जो है वैसे भी भविष्य वक्ता हैं, लेकिन आज की तारीख में जो दमन चक्र चल रहा है, आज की तारीख में जो जाति हो रही है, आज की तारीख में जो जुल्म हो रहे हैं, उसके ऊपर आप भी एक होंगे
कि मौजूदा जो है वो सत्ता को हटना चाहिए। दूसरी बात, मुखर होकर के न बोलने के बाद भी कथित आरोप है हम पे कि हम मुखर होकर बोले नहीं, फला परिस्थिति में नहीं बोले, फला काल में नहीं बोले, फला घटना पे नहीं बोले। अरे मुखर होकर के न बोलने के आपके कथित आरोप के बाद भी विकल्प तो हम ही माने जा रहे हैं, जनता से लेकर के। और भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दिल पे जब ये हाथ रखते हैं, रात में सोते हैं तो सपना आता है सपा का। अब आज आगे आ जाइए कि कहते हैं कि सच बोला करे। सुनिए, आवाज जो है वो शशांक भाई की चली गई जिस वक्त वो बोल रहे थे। सच कहते हैं कि मेरा भी सुझाव है कि सच बोला करिए, झूठ बोलने पे अक्सर जो है वो आवाज चली जाती है, ऊपर वाला कहीं ना कहीं से कोई बाधा पैदा कर देता है। आगे से सच बोलिएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथियों से इसकी हमें तवक्को भी नहीं है और हम उम्मीद भी नहीं रखते। एक बात और आ गई अब आखिरी, आपके कहा गया विचारधारा की बात। आलोक जी, विचारधारा की बात आप जब पूछ रहे हो, बिल्कुल साफ साफ कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, ये हिंदुस्तान की जो संस्कृति रही है कि कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम संताप नाशनम की, ये हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब रही है, जो मोहब्बत की तहजीब रही है, नफरत फैलाने वालों की तहजीब नहीं रही है, ये कभी खत्म नहीं होती। आज भी समान विचार धर्मी एक जगह पे होंगे जो शांति के साथ में विकास चाहते हैं, और वो सब के सब एक जगह होंगे कि जो नफरत फैला करके महंगाई बढ़ाते चले जाते हैं। चाहे पेट्रोल का दाम बढ़ता चला जाए, चाहे आपके जो है गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ता चला जाए, चाहे झूठ बोल करके कुछ भी करें, जुमलेबाजी हो जाए। तो इसलिए समान विचार धर्मी इकट्ठे हो रहे हैं। और फिर मैं आखिर में एक बात कहूंगा कि पिताई उसका रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए नेक्स्ट। मैं जवाब दे दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप बोल लीजिए, हम साइलेंट हुए जा रहे हैं। बोलिए भाई साहब। सवाल भी कर दीजिएगा, तीसरे राउंड में जवाब हो जाएगा। दीजिए। अभी ऐसा लग रहा था कि बड़े अच्छे आदरणीय मिश्र जी प्रवचन दे रहे थे। ये पार्टी के प्रवचन नहीं लग रहे थे, आपके व्यक्तिगत प्रवचन हो सकते हैं क्योंकि आप ब्राह्मण कुल के व्यक्ति हैं। तो हाँ, ये पार्टी के प्रवचन नहीं हो सकते, क्योंकि पार्टी तो क्या कर रही थी जब आप सत्ता में थे। मैं यहीं पे एक सवाल कहूँ, जब आप सत्ता में थे सर, सुनिए थोड़ा। सवाल मैं कर रहा हूँ और यहीं पे एक जवाब दे रहा हूँ आपको। किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो या कांग्रेस का हो, मैं विरोधाभास बता रहा हूँ। सुन लीजिए 24 घंटे का कार्यकर्ता होता है, तो मुस्कुरा करके मिल लेता है तो पार्टी की छवि बढ़ जाती है। 4 कदम जो है वो गमी खुशी में शरीक हो लेता है तो छवि बढ़ जाती है। 24 घंटे के कार्यकर्ता हैं। मेरे व्यक्तिगत प्रवचन को अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सपा की विचारधारा की भी तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। समाजवादी ऐसे ही मुखर रहिए। मैं समाजवादी पार्टी की विचारधारा भी बता दूं कि 84 कोस की परिक्रमा को बंद करवाने में श्रेय किसका गया जब सत्ता में थे। भारत के जब से भारत स्वाधीन हुआ, बल्कि और उससे भी पहले अंग्रेजों के काल में भी अयोध्या में रामलीला अनवरत होती थी, बंद करवाने का काम किया। क्या धर्मनिरपेक्षता का इन्होंने आवरण ओढ़ा। कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाने के लिए आपके पास धन था, लेकिन कहीं पर भी किसी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आपके पास कुछ भी नहीं। ना समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री आवास में रोजा इफ्तार पार्टी का तो आयोजन होता था, लेकिन कभी नवदुर्गा में, अरे सुन लीजिए सर, नवदुर्गा में कभी भी बच्चियों के पूजन का कोई कार्यक्रम नहीं था। क्या धर्मनिरपेक्षता, क्या वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की आपकी जो समाजवादी पार्टी की जो मर्यादा है, लाइन है, वो सिर्फ तुष्टीकरण है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं। अपराध का रिकॉर्ड बनाया है, बलात्कार का रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश में दंगों का भी रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी ने बनाया है, और उसमें अखिलेश और शिवपाल जी दोनों लोग शामिल हुआ करते थे। तो वो फिर यही सोच रहे हैं, इस सोच के साथ उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बनाने के लिए अपराध तो भाई साहब आपकी पार्टी ने भी बना दिया है। महंगाई का, बेरोजगारी का, लाचार कानून व्यवस्था का, घोटालों का। बहक जाएंगे, बलात्कार जैसी घटनाओं पर
हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि पार्टी की क्या विचारधारा है और वो क्या पब्लिक के लिए, समाज के लिए करने वाली। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को नहीं चलने देंगे। आप अगर नेताओं का नाम लेकर व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे तो ये आपके सामने आ रही है, आपके संरक्षक सामने आ रहा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो योगी जी से लेकर के मोदी जी तक बातें आ जाएंगी कि आप उभर जाओ। ये नहीं चलेगी मैडम। आप बेहतर हैं, हिस्सेदारों दंगे और बलात्कार में अखिलेश जी शिवपाल शामिल होते थे। आप अपने शब्द वापस लीजिए। आज की घटना आरोप मत लगाइए। आप व्यक्तिगत आरोप लगाने लगे। कहाँ बहस चल रही थी विचारधारा की, कहाँ बहस चल रही थी। आएगा नहीं। अखिलेश जी और शिवपाल जी दंगों में बलात्कार शामिल थे। आप साबित करके समाज के प्रत्येक वर्ग को तो कहीं न कहीं किसी परिस्थिति तक जवाब जा सकता है। काम किया है। माननीय मोदी जी और योगी जी की 138 जन कल्याणकारी योजनाओं के हम इतने नीचे स्तर पे नहीं उतरते, हम इतने नीचे स्तर पे नहीं उतरते कि किसी राजनीतिक दल के नेता के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाएं। हम इतने गिरे हुए नहीं है, हम इतनी ओछी बात करने वाले नहीं है। लेकिन हम आपको सलाह देंगे, आप अपने जो मर्यादा को रखिए। आपकी अपनी एक मर्यादा है, आपका अपना एक व्यक्तित्व है, ओछी बात मत करिए। आपने कहा कि दंगे और बलात्कार होते थे, अखिलेश जी और शिवपाल जी शामिल थे। अपनी मर्यादा को रखिए। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति की मर्यादा रखिए। समाजवादी पार्टी की थी और दंगों के मामले में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। ये मैं यात्रा निकली थी तो कांवड़ियों के ऊपर हमले होते थे। सरकार आपकी थी, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? समाजवादी पार्टी की आपको जिम्मेदार होनी चाहिए। मैं स्वयं को इजाजत नहीं दे रहा हूं कि आपके पार्टी के नेता के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाऊं। आपने व्यक्तिगत आरोप लगाया है, आप क्षमा मांगिए और सब वापस लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, आप मुखिया होंगे और उनकी सरकार में जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी लेने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी आएगी कि कांग्रेस आएगी? बोलो ना। पूर्वक सुन लीजिए, भाजपा के साथी जरा धैर्य पूर्वक सुन ले भाई साहब, बहुत देर हो गई, पानी पी लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए हमें भी। 1 मिनट। भ्रष्टाचार और बलात्कार की बात करना भाजपा के प्रवक्ताओं को शोभा नहीं देता। चिन्मयानंद, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, शायद भाजपाई हमारे साथी भूल गए होंगे। हाथरस कांड में आपकी ही पार्टी के लोगों को का संरक्षण और आपके नेताओं का संरक्षण साफ रब्त था। रात में 2 बजे दलित की बेटी जलाई जाती, कहाँ था रामराज? कहाँ थे सनातन धर्मी? कहाँ थे सनातन धर्मी? सोनभद्र के 11 दलित जलाए जाते हैं। दंगों में, बलात्कार में, अपहरण में। 2017 से लेकर 22 के बीच के रिकॉर्ड भाजपा के साथी वाले देखें। 2017 के बीच के रिकॉर्ड देखें। अपने को मियां और मुबारक हो, अपने देख रहा था क्या तक जाता था। अन्यथा आप स्वयं को कहिए कि आप डिबेट में मत बैठो। प्रदेश में बलात्कार और भ्रष्टाचार आपके शासन में कुछ कम नहीं हुएगा। आपने भी बलात्कारियों को संरक्षण दिया था, बलात्कारी का संरक्षण आप ही के लफ्जों में हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आप किस स्तर पे जा रहे हो? आपकी मर्यादा है, आपकी पार्टी की भी मर्यादा होगी, गरिमा होगी। आप व्यक्तिगत नाम लेकर के आपने जो आरोप लगाया, रिकॉर्ड पलट करके देख लीजिए। अभी पार्टी की सरकार जो रही है तो सभी मर्यादाओं का ही तो पालन हुआ है। आपकी सरकार ने पालन किया है, आपके नेताओं ने मर्यादा का पालन किया है, और उसी मर्यादा की, जिस मर्यादा का आपकी सरकार ने पालन किया है, उसी मर्यादा की आप लोग दुहाई दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी घटना गिनाना, आपकी सच्चाई बताना समाज को ये मर्यादा का उल्लंघन है। समाजवादी पार्टी की सरकार मर्यादा का उल्लंघन बताते हैं। सरकार की बात करते हो आप भाई साहब। भाजपा के हमारे साथी इनसे आप मर्यादा की कतई उम्मीद न करें, क्योंकि चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी संरक्षण देने के लिए भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से दोषी था। आप अपनी गलती तो दादी साहब जेल में थी और साहब बताइए, बलात्कार के आरोपी साहब बाहर थे, उनका माल्यार्पण भाजपा के बड़े बड़े नेता साहब कर रहे थे शाहजहानपुर के अंदर। भाजपा के साथियों ने
सही इस कर रहे हैं। तरीके से चिन्मयानंद का माल्यार्पण करके साहब स्वागत किया था। भाजपा के साथी बोल गए होंगे हमारे। बलात्कार पीड़िता, सुन लीजिए भाई साहब, बलात्कार पीड़िता साहब जेल में थी और बलात्कार का आरोपी व्यक्ति गृह राज्य मंत्री साहब रहा उत्तर प्रदेश का, वो साहब उससे माल्यार्पण भाजपा के साथ ही आप ये तो प्रमुख नेता जिनको आप फुसली चेहरा बना के समाजवादी पार्टी में रखे थे, आजम खान आज वो क्यों जेल में है? जब आज उनकी समाज के सामने जब आज उनकी असलियत आई है तब वो आज जेल में है। आप किसकी दुआई दे रहे हैं? तमाम गरीब कमजोर वर्ग के लोगों की जमीन घेर में यूनिवर्सिटी बनाने वाले लोग आपकी पार्टी के प्रमुख नेता थे। खुशी दुबे जिसकी ठीक है। 4 दिन पहले हुई थी आइए ना, एक व्यक्ति की बात करते हैं, आपको कौन बता? गायत्री प्रजापति सामने उदाहरण है आपके, आजम खान सामने उदाहरण है आपके। आप बताइए इन नेताओं के विषय में भी आप बता दीजिए, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की भी बुलेटिन की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, आलोक जी का, शशांक शेखर मिश्रा जी का, वीरेंद्र मिश्रा जी का, विवेक मिश्रा जी का, मुख्तार अहमद टेनी का और बहादुर पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।